बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोग की? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारियों का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान के हवाले से। क्योंकि जो भी पोस्टें आती हैं ईएसटी की, टीजीटी, एसएसटी, वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की, तो उन सब के सिलेबस में पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम के हवाले से चीजें मौजूद होती हैं। और जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो ये चीजें हमें लाजमी पता होनी चाहिए। सो एजुकेशन सिस्टम के हवाले से आपको तमाम चीजों का आइडिया होना चाहिए। आज के इस लेक्चर में भी हम बात करेंगे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की स्ट्रक्चर के हवाले से, इसकी हिस्ट्री के हवाले से, ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी कौम की तरक्की के हवाले से। और कोई भी कौम अगर वो इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करना चाह रही है, सोशली प्रोग्रेस करना चाह रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके अंदर लाना लाना चाहें हम लोग, और नेशनल यूनिटी के लिए, तो उसका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो एजुकेशन को की फैक्टर समझा जाता है। तो आप देखें वो इलाके जहां पर एजुकेशन की रेशियो ज्यादा है, जहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, वहां पर हालात भी बेहतर है, वहां पर जो है वो निस्बतन खुशहाली है उन इलाकों के मुकाबले में जहां पर लोग एजुकेटेड नहीं है। सो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जॉब भी उनको अच्छी मिलती हैं, बिजनेस वाली साइड भी अगर वो जाए तो वो कामयाब रहते हैं, माशरे में अमन भी होता है, एक दूसरे को वो समझ भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, सोशल जो सिक्योरिटी है उसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसा कि प्री प्राइमरी लेवल हम कह सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी है, और इस तरह से अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल एजुकेशन है। तो ये सारी चीजें आज के हमारे इस लेक्चर का हिस्सा है, हम इनको डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती भी हैं, बहुत सारी चीजें हम आपके साथ नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये जो कम्बिनेशन होगा ना, इससे इंशाल्लाह आपकी जो है वो लर्निंग होगी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की। तो पाकिस्तान जब बना था 1947 में, तो उससे पहले जो एजुकेशन सिस्टम था सब कॉन्टिनेंट में, तो वो चार तरह का था। उसके अंदर ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम था, ब्रिटिश जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था, मिशनरी स्कूल्स थे और लोकल कम्युनिटी स्कूल्स भी थे। तो इसमें जो है वो मुसलमानों के अलावा जाहिर है दीगर कौमें भी रहती थी। हिंदू थे, उनका अपना एक सिस्टम है, सिख है उनका अपना सिस्टम है, बुद्धिस्ट उनका अपना एक सिस्टम है। तो वो एक रवायती सिस्टम के अलावा भी ना, तो एक जो है वो मुसलमानों का अपना एक मदारिस का सिस्टम था। ब्रिटिश ने आके अपना एक सिस्टम शुरू किया एजुकेशन का। और फिर मिशनरी स्कूल भी थे जो स्पेसिफिकली अपने जो मिशंस थे उनके लिए काम कर रहे थे। तो मुसलमानों ने क्या किया था जी, मुसलमानों ने जो है वो ज्यादातर मदारिस स्टैब्लिश किए थे और उनका जो फोकस था वो इस्लामिक स्टडीज के ऊपर, अरबी के ऊपर, पर्शियन के ऊपर और मॉरल अखलाकियात के हवाले से था। और ब्रिटिश रूल के अंदर जो इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए गए, और इनका जो फोकस था वो साइंस पर, मैथमेटिक्स पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर और मॉडर्न सब्जेक्ट्स पर था। और इस हवाले से अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो मुसलमान ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों की मुख्तलिफ जो तहरीकें थी एजुकेशन के हवाले से वो भी उठी है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि देवबंद की तहरीक उठी थी जी, मदरसा देवबंद शुरू किया गया था। फिर इसी तरह से जो है वो नदवतुल उलमा शुरू किया गया था। फिर इसी तरह से जो है वो अलीगढ़ तहरीक थी जो सर सैयद अहमद खान ने शुरू की थी। तो ये सब तहरीकें जो है वो एजुकेशन के हवाले से थी, क्योंकि वो तमाम रहनुमा, वो तमाम लोग ये बात समझते थे कि अगर हम तब्दीली ला सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही ला सकते हैं, और अपने लोगों को एजुकेट करके उनको जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे ला सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो हम देखें, अगर तमाम तहरीकों पर नजर डालें तो वो बुनियादी तौर पर एजुकेशन के हवाले से वो तहरीकें शुरू की गई थी। और इंडिपेंडेंस के बाद अगर एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान उस वक्त बहुत सारे जो सीरियस मसलों का सामना कर रहा था एजुकेशन के हवाले से। ठीक है जी।
कौन कौन से मसाइल थे उसमें सबसे पहला मसला था लो लिटरेसी रेट, यानी कि पाकिस्तान में जो इलाके शामिल हुए थे वहां पर जो ख्वानगी की शरह थी वो बहुत कम थी, लिटरेसी रेट बहुत कम था। स्कूल और कॉलेजेस नहीं थे, ट्रेड टीचर्स नहीं थे, एजुकेशनल रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, रीजनल इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा थी, यानी कि बाद इलाके ऐसे थे कि जहां पर एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी और कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर एजुकेशन का रेट थोड़ा हाई था। तो रीजनल इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा थी। जैसा कि अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, कबाइली इलाकों की हम बात कर लेते हैं, सिंध, अंदरून सिंध की बात कर लेते हैं, जो है वो साउथ पंजाब की बात कर लेते हैं, इस तरह बलूचिस्तान के इलाकों की बात कर लेते हैं जो दूर दराज के इलाके थे, तो वहां पर एजुकेशन का रेट बहुत कम था, जिसकी वजह से रीजनल इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो पाकिस्तान फेस कर रहा था बिल्कुल बिगिनिंग में, स्टार्ट के वक्त से ही। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया जी, गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं वो लाई, मुख्तलिफ पॉलिसीज लाई, और इन सब का मकसद क्या था, लिटरेसी को इम्प्रूव करना और नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि मुल्क हमारा और हमारी कौम तरक्की करे। और मेजर जो एजुकेशनल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई, इनमें जो पहली थी वो 1947 में नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई कराची में, फिर एजुकेशन पॉलिसी दी गई 1959 में, फिर 72 की पॉलिसी थी, फिर 1979 की पॉलिसी है, फिर एजुकेशन पॉलिसी थी 1998 में, 1998 से 2010 की, फिर 2009 की पॉलिसी आई है जी। और फिर अभी रिसेंटली जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम का आगाज किया गया है कि पूरे मुल्क में सिंगल जो है वो करिकुलम हो, यानी कि यकसा नसाब हो, तमाम लोगों को इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिले। खैर इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो नहीं मिलती, लेकिन निसाब को यकसा करने का एक मंसूबा शुरू किया गया था कि एक जैसा कोर्स पढ़ाया जाए पूरे मुल्क में, यानी कि जो तफावत है, जो आप कह सकते हैं फर्क है, वो खत्म कर दिया जाए। तो इन तमाम पॉलिसीज का जो मकसद था वो एक्सेस को इम्प्रूव करना, यानी कि तमाम लोगों की तालीम तक जो रसाई है उसको मुमकिन बनाया जाए, क्वालिटी को बेहतर किया जाए और यूनिफॉर्मिटी आ जाए एजुकेशन के अंदर, यानी कि यकसानियत। आप देखिए यकसानियत फिर भी नहीं है। आगे चल के हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो मुख्तलिफ दर्जों के अंदर बटा हुआ है। सरकारी स्कूल अलग चला रहे हैं जी, प्राइवेट स्कूलों का अपना एक निज़ाम है, और एलीट क्लास के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम है, और फिर उसके बाद जो है वो अगर हम बात करें तो मदारिस का अपना निज़ाम है। तो यकसानियत नहीं है, तो यूनिफॉर्मिटी लाना यहाँ पे भी एक बड़ा मकसद था। फिर आगे बढ़ते हैं जी, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में उसको हम मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर डिवाइड करते हैं जी। पहला है प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या है जी, हम जो है वो प्राइमरी जो एजुकेशन होती है वो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक है, ठीक है जी, और इसमें 5 से 10 साल के बच्चों को हम भेजते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए जी, और इसमें नर्सरी है, प्रेप है, और जो है वो प्ले ग्रुप वगैरह हम कह सकते हैं। फिर प्राइमरी एजुकेशन है वो जो मैं आपसे बात कर चुका हूँ 1 से 5 तक। फिर मिडिल एजुकेशन है 5 से 8, 6 से 8 तक। फिर सेकेंडरी एजुकेशन है 9, 10। फिर हायर एजुकेशन, आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आपकी 11वीं 12वीं इंटरमीडिएट। फिर हायर एजुकेशन आपका अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ठीक है जी, मास्टर्स, पीएचडी, ये सारी चीजें आती हैं। फिर इसके अलावा एक और टायर है जी हमारा, वो है जी टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन, उसके लिए अलग से इंस्टीट्यूट हैं। फिर रिलीजियस एजुकेशन है जी, मदारिस अलग से हमारे जो है वो चल रहे हैं। तो इन सब की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी प्री प्राइमरी एजुकेशन की, कि प्राइमरी या प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या है। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इनिशियल स्टेज है लर्निंग की, जिसमें बच्चे जो है वो 3 से 5 साल के पढ़ते हैं, और इसका लेवल क्या है, नर्सरी होता है, किंडरगार्टन है, प्रेप क्लासेस है, प्ले ग्रुप वगैरह है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चों के अंदर बेसिक जो कम्युनिकेशन स्किल्स उनको डेवलप किया जाए, सोशल इंटरेक्शन जो है वो इम्प्रूव किया जाए, बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ जो है इंट्रोड्यूस किया जाए, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी जो है उनके अंदर बिल्ड की जाए। तो बच्चे बेसिकली जाके खेलते हैं, खेल खेल में चीजें सीखते हैं, उनको पता चलता है कि यार हमने डरना नहीं है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन के मकासद होते हैं। और प्री प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो फ्यूचर लर्निंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या करती है जी, बुनियाद बनाती है, बुनियाद फराहम करती है, फाउंडेशन प्रोवाइड करती है।
और फिर बच्चे जो है वो आगे सीखते हैं। इसके बाद हमारे पास है प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1 से लेके 5वीं तक की जो क्लासेस हैं उनको हम प्राइमरी कह सकते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन इंक्लूड क्लास 1 to 5, और इसके अंदर नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो 5 से लेके 10 साल तक के होते हैं, वो प्राइमरी स्कूल्स को अटेंड करते हैं। और प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनमें इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, इस्लामियात, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, कंप्यूटर स्टडीज और इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बेसिक चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं और ये बुनियाद होती है। अगर बच्चे प्राइमरी में अच्छा पढ़ेंगे, बच्चों को हम प्राइमरी में तवज्जो देंगे, तो बच्चे आगे जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन पर कोई फोकस नहीं किया जाता। हमारे यहाँ प्राइमरी लेवल पे बच्चों को तवज्जो नहीं दी जाती और अनफॉर्चुनेटली बच्चे फिर वहीं से भाग जाते हैं। बच्चों का जो शौक होता है वो खत्म हो जाता है, बच्चे आगे पढ़ना नहीं चाह रहे होते। और फिर आगे जब वो जाते हैं मिडिल सेक्शन में, हाई सेक्शन में, हायर सेकेंडरी सेक्शन में, तो या तो वो आधे रास्ते में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर जो है वो पढ़ते भी ऐसा है कि ना पढ़ने के बराबर होता है। तो ये चीजें हम देखते रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जी यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन का? कि बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी ये प्रोवाइड करना, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स डेवलप करना, मॉरल और सोशल वैल्यूज डेवलप करना, इनकरेज करना डिसिप्लिन और टीम वर्क को। तो ये कुछ जो चीजें हैं ये हमारे प्राइमरी जो एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव, उसके मकासद होते हैं। फिर उसके बाद चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, जो मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था कि हाई ड्रॉप आउट रेट है प्राइमरी एजुकेशन में, बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है और स्कूल के अंदर फैसिलिटीज ना होने के बराबर है। लैक ऑफ फैसिलिटीज है, शॉर्टेज ऑफ टीचर है और गुर्बत और चाइल्ड लेबर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते और बल्कि अपने साथ काम पे लगा लेते हैं, चाइल्ड लेबर करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा है रूरल एरियाज के अंदर। रूरल एरिया जो हमारे देहाती इलाके हैं वहां पर बच्चों के अलग स्कूल नहीं होते और लोग अपनी बच्चियों को बच्चों के स्कूल में भेजते नहीं है और इस वजह से जो है वो हमारी जो बच्चियां हैं वो खास तौर पर एजुकेशन से महरूम रह जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर के साथ। फिर मिडिल हमारे पास एजुकेशन है जी। मिडिल एजुकेशन में जो क्लासेस होती हैं वो 6ठी से लेके 8वीं तक होती हैं और इनका जो पर्पज है वो क्या होता है जी? इनका पर्पज जो है वो अ, बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन के लिए तैयार करना होता है। एडवांस कंसेप्ट यहाँ पे बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बच्चों को बताए जाते हैं। और यहाँ पर भी जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंग्लिश है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात और कंप्यूटर साइंस, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं मिडिल लेवल पर। और इसकी अहमियत क्या है जी? ये बच्चों के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, ये वाला स्टेज कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, साइंटिफिक नॉलेज बच्चे यहाँ पे गेन करते हैं और नेशनल आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है ना, ये कुछ इनके मकासद होते हैं जो बच्चे अचीव करते हैं। फिर सेकेंडरी एजुकेशन है जी हमारी। सेकेंडरी एजुकेशन जहाँ पे ना इससे पहले तक जो सारी चीजें होती है वो इंस्टीट्यूट तक होती है, यानी कि प्राइमरी तक, मिडिल तक जो एग्जाम होता है वो स्कूल खुद ले रहा होता है। अब जब सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर क्लास 9 और क्लास 10 आती है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन होती है, बच्चे बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होते हैं और बोर्ड उनको सर्टिफिकेट देता है, जिसको हम एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं या नॉर्मली मैट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे दो क्लासेस है, 9th और 10th। स्टूडेंट जो है वो बोर्ड एग्जाम में अपीयर होते हैं और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एसएससी जो है वो ऑब्टेन करते हैं, जिसको मैट्रिकुलेशन कहते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जिनमें साइंस ग्रुप है, आर्ट्स ग्रुप है, कंप्यूटर साइंस ग्रुप है और मुख्तलिफ जो एजुकेशन बोर्ड है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, एग्जामिनेशन बोर्ड वो काम कर रहे हैं, जिनमें फेडरल बोर्ड है। फेडरल बोर्ड जो इस्लामाबाद और जो एफसी के इदारे होते हैं वो उसके साथ जो है वो एफिलिएटेड होते हैं। तो फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है। फिर प्रोविंशियल बोर्ड हैं। प्रोविंशियल बोर्ड में अगर हम केपी की बात करें तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद है, मर्दान बोर्ड है, पिशावर बोर्ड है, बन्नू बोर्ड है, सवात बोर्ड है, मालाकंड बोर्ड है, डेरा इस्माइल खान बोर्ड है। इस तरह से पंजाब में रावलपिंडी बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, इस तरह से सिंध में कराची बोर्ड है, बलूचिस्तान में भी बोर्ड्स हैं। तो अपने अपने सूबों के अंदर बोर्ड्स हैं। फिर इसी तरह से आगा खान बोर्ड है जो गिलगित और चित्राल के इलाकों में ज्यादा काम करता है
اور इसकी अहमियत क्या है जी? सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए, प्रोफेशनल कैरियर्स के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी एग्जाम में अपीयर होते हैं तो उनको एग्जाम के हवाले से आइडिया हो जाता है, तो आगे जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी बच्चे फिर अपीयर होते हैं, उनकी तैयारी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं जी, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसके अंदर क्लास 11 और क्लास 12 यानी कि 11वीं 12वीं दो क्लासें इसके अंदर आती हैं, और ये भी इसी तरीके से जिस तरह से मैट्रिक एग्जाम होता है ये इसका भी बोर्ड एग्जाम लेता है, और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम होता है जिसको हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं। और यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं वो थोड़े वास्ट हो जाते हैं, डाइवर्स हो जाते हैं। प्री मेडिकल हमारे पास जिसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके साथ उर्दू भी पढ़नी पड़ती है आपको, आपके पास इंग्लिश भी होती है, ठीक है जी, और आपके पास इस्लामिक स्टडीज भी होती हैं, आपके पास जो है वो पाकिस्तान स्टडीज भी ये भी इंक्लूड होती है। उसके अलावा ये आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर ये आपके पास बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स है इन केस ऑफ प्री मेडिकल। और अगर आप प्री इंजीनियरिंग में जाते हैं बच्चे तो प्री इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीन सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि बायो को आप निकाल देते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस का ग्रुप होता है तो उसमें मैथ और फिजिक्स शामिल है, आप केमिस्ट्री को निकाल के उसकी जगह कंप्यूटर साइंस होता है। फिर कॉमर्स ग्रुप है, उसके अंदर अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथ वगैरह पढ़ाते हैं हम। फिर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज है, उसके अंदर जो है वो सिविक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और लिटरेचर वगैरह ये सब्जेक्ट्स होते हैं। और इंटरमीडिएट इसका रोल क्या है? इंटरमीडिएट एजुकेशन का रोल ये होता है कि ये बच्चों के जो फ्यूचर कैरियर्स होते हैं ना वो डिटरमाइन करता है, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसी बेस पे होता है कि बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग पढ़ेंगे फ्यूचर में, बच्चे जो है वो मेडिकल पढ़ेंगे, बच्चे जो है ह्यूमैनिटीज की तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, बच्चे बिजनेस पढ़ेंगे। तो ये चीजें जो है वो इंटरमीडिएट की जो आपकी दो क्लासेस होती हैं ये तय करती हैं, और इसी की बेस पर आगे बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है तो यूनिवर्सिटीज हैं और डिग्री प्रोग्राम, क्योंकि एफएससी के बाद, एफए के बाद बच्चे लेते हैं जी एडमिशन कॉलेज में लेंगे या यूनिवर्सिटी में लेंगे तो उनको डिग्री यूनिवर्सिटी देगी। कॉलेज में अगर वो पढ़ते हैं तो वो एफिलिएटेड होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ। मिसाल के तौर पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट पेशावर की बात करते हैं तो उसके जो कॉलेजेस होंगे वो पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। एबटाबाद की बात करते हैं तो एबटाबाद के जो होंगे कॉलेजेस वो एबटाबाद यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होंगे। सिमिलरली इस्लामाबाद वाले जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ, लाहौर वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। तो इस तरीके से कॉलेजेस की एफिलिएशन होती है, और डिग्री जो होती है वो यूनिवर्सिटी देती है। कॉलेजेस जो है वो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है जी। डिग्री अवार्डिंग जो इंस्टीट्यूट है, DAI जिनको हम कहते हैं, वो यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान में। तो बैचलर डिग्री जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है हायर एजुकेशन में, मास्टर डिग्री है, एमफिल है, PhD है। और मेजर जो यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात कर लें तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसको NUST कहते हैं, फिर कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, फिर अगर हम KP की बात करें तो पेशावर यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी है, हजारा यूनिवर्सिटी है, एबटाबाद यूनिवर्सिटी है, हरीपुर यूनिवर्सिटी है, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी है। सिमिलरली जो है वो और बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, गुलाम इसाक खान GIK है, ब्यास है, ठीक है जी। इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो डिग्रीज प्रोवाइड करती हैं। और रोल ऑफ हायर एजुकेशन की बात करें, रोल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन की बात कर लेते हैं जी। हायर एजुकेशन कमीशन क्या करता है जी? ये रिस्पॉन्सिबल है हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, यूनिवर्सिटीज की एक्रेडिटेशन के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए, एकेडमिक क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। और इम्पोर्टेंस की हम बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन के हवाले से, तो हायर एजुकेशन जो है वो स्किल्ड प्रोफेशनल प्रोड्यूस करती है जी। इनोवेशन और रिसर्च जो है वो हायर एजुकेशन से ही आता है। हायर एजुकेशन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को में कंट्रीब्यूट करती है, और इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इम्प्रूव करती है हायर एजुकेशन। यानी कि आपके लोग अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे, आला तालीम हासिल करेंगे, तो वो हर तरह से मुल्क की खिदमत करने के काबिल हो जाएंगे। टेक्निकल और एजुकेशनल, जो आपको वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, तो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करती है,
एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर जो मुख्तलिफ एरियाज हैं ट्रेनिंग के टेक्निकल सेक्टर के अंदर, तो उनमें जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फैशन डिजाइनिंग है, कारपेंट्री है, प्लम्बिंग है, एग्रीकल्चर है। और जो इंस्टीट्यूशन इसको डील कर रहे हैं वो टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और टेक्निकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती है, कम करती है, स्किल्ड लेबर जो है वो प्रोड्यूस करती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करती है। जाहिर है इंडस्ट्री तभी ग्रो करेगी जब उसको स्किल लेबर मिलेगी, उसको जो है वो ऐसे तरबियत याफ्ता लोग मिलेंगे जो इंडस्ट्री को चला सकें, तो इंडस्ट्री चलेगी। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोग काम सीख लेते हैं, जैसे कारपेंट्री सीख ली बंदे ने, प्लम्बिंग सीख ली बंदे ने, फैशन डिजाइनिंग सीख ली, तो वो अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी ये प्रोमोट करती है। फिर आगे बढ़ते हैं जी, रिलीजियस एजुकेशन की बात करते हैं। पाकिस्तान में जो रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम है, तो मदारिस हैं जी, जिनका अपना एक सिस्टम है। और हर सेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं, तो उनके अपने अपने मदारिस हैं। जैसे हम बात करते हैं अहले सुन्नत के अपने मदारिस हैं, अहले तशी के अपने मदारिस हैं। अहले सुन्नत में भी आगे अगर हम बात करें तो बरेलवियों के अपने एक सिस्टम है, देवबंदियों का अपना सिस्टम है, अहले हदीस जो है उनका अपना एक सिस्टम चल रहा है। तो मदारिस जो है वो बेसिकली इस्लामिक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मदरसा कहते हैं, ये इस्लामिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इनमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ज्यादातर मदारिस में वो कुरान पाक, हदीस, फिक्का, अरबी और इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। कुछ जो मॉडर्न मदारिस हैं जैसे जामिअतुर रशीद हो गया, बैतुल सलाम हो गया, तो ये इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और कंप्यूटर स्टडीज पर भी फोकस कर रहे हैं। और रोल क्या है जी रिलीजियस एजुकेशन का, तो ये मॉरल वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, इस्लामिक टीचिंग को प्रिजर्व करते हैं और रिलीजियस स्कॉलर्स को डेवलप करते हैं जी। ये रिलीजियस हमारे पास जो मदारिस है उनका काम है। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान की बात करते हैं तो दो मेन आपके पास हैं टाइप्स हैं यहाँ पे। एक पब्लिक स्कूल्स हैं और एक प्राइवेट स्कूल्स हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल जिनको स्टेट फंड करती है, ठीक है जी, और ये पब्लिक स्कूल्स हैं और ये अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बहुत कम फी होती है इनकी, तो ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इनका एडवांटेज यही है, सबसे बड़ा एडवांटेज इनका यही है कि फीस बहुत कम होती है। और दूसरा बड़ा एडवांटेज इनका ये होता है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि दूर दराज फार फ्लंग एरियाज जहाँ पे जो बिजनेसमैन होते हैं या जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो वहाँ पे नहीं जाता, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपने स्कूल बनाती है और लो फी के ऊपर जो है वो या बिल्कुल ना होने के बराबर फी लेके बच्चों को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। और इसका एक और फायदा है कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही होती है। प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि फैसिलिटीज बहुत कम होती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता, और पैसे के अलावा भी गवर्नमेंट की तरजीह नहीं होती कि वो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर लें। और फिर इसी तरह से जो है वो टीचर एब्सेंटीइज्म बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस नहीं होता। फिर ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स इलाके में अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स नहीं है और इदारे नहीं है, तो गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं वो ओवर बर्डनाइज होते हैं, ओवर क्राउडेड होते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है वो गवर्नमेंट के इदारे फेस करते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट स्कूल है हमारे पास। तो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली प्राइवेट सेक्टर खुद ऑपरेट करता है। यहाँ पे फैसिलिटीज बेहतर होती है, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन होती है। प्रॉब्लम इसकी ये होती है कि फीस बहुत ज्यादा होती है और एजुकेशनल इनइक्वलिटी को ये प्रमोट कर रहे होते हैं। और रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है मदरसा, ये रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और मॉरल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की पाकिस्तान में, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी मुख्तलिफ है। 3 तरह के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में यूज होते हैं। एक जो है वो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, और फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, और फिर रीजनल लैंग्वेज स्कूल्स। अब उर्दू मीडियम स्कूल तो गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर जो ऑपरेट कर रही है वो उर्दू मीडियम होते हैं, बल्कि अभी चेंज कर दिया गया है, ज्यादातर तो इंग्लिश मीडियम आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है। और फिर इस तरह से जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने ज्यादातर जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए हुए हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस में भी, जैसा कि पंजाबी जो है वो पढ़ाई जाती है, सराइकी में पढ़ाया जाता है, पश्तो इस्तेमाल की जाती है, सिंधी में पढ़ाया जाता है, बलोची में पढ़ाया जाता है, हिंदको में पढ़ाया जाता है। तो दीज आर
डिफरेंट मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। तो इसके हवाले से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। अगर हम इस डिबेट की बात करें तो कुछ पीपल जो है वो इंग्लिश को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सो बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाना चाहिए। ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज को इम्प्रूव करती है और हायर एजुकेशन को सपोर्ट करती है। और दूसरे जो लोग हैं वो उर्दू रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। क्यों? उनके मुताबिक जो रीजनल लैंग्वेज है, जो इलाकाई जुबान होती है, जो उर्दू है, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे वो ज्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इससे हमारा जो कल्चर है, जो आइडेंटिटी है, वो प्रोटेक्ट करती है ये, और इससे नेशनल जो यूनिटी होती है उसको प्रमोट करती है। बहरहाल दोनों जो ग्रुप्स हैं उनकी अपनी अपनी राय है। अब इस हवाले से मजीद जो है वो हम बहस में नहीं पढ़ते, हम आगे बढ़ते हैं और मजीद चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, खास तौर पर एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से कि पाकिस्तान में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो क्या है और कैसा है। तो ज्यादातर जो पाकिस्तान है वहां पर एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम है जी। तो ये ज्यादातर जो स्कूल्स हैं वो एनुअल एग्जामिनेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन अभी केपी में एक सिस्टम शुरू किया गया, सेमेस्टर सिस्टम, 6 महीने वाला, 6 माह। बहरहाल वो तो अभी स्टार्ट में है, देखते हैं उसका क्या होता है। फिर इस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन होता है जी, ये भी साल बाद होता है, क्लास 9, 10, 11 और 12 के लिए, ठीक है जी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए साल बाद होता है, एनुअल होता है ये भी। और ये 2 एग्जाम होते हैं, एक एनुअल 1, एनुअल 2 का भी सिस्टम शुरू किया गया है, जिसको पहले हम सप्लीमेंट्री कहते थे। और प्रॉब्लम्स क्या है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ कि यहाँ पे जो रोट लर्निंग होती है, रटा सिस्टम बहुत ज्यादा है, एग्जाम के अंदर जो है वो चीटिंग बहुत ज्यादा होती है, खास तौर पर वो इलाके जहाँ पर जो है वो फार फ्लंग एरिया है, दूर दराज के इलाके, जैसे अंदरून सिंध की अगर हम बात कर लें, साउथ पंजाब की अगर हम बात कर लें, इसी तरह से जो कोहिस्तान, हजारा में कोहिस्तान आ गया, करक वाली साइड पे चले जाएं आप लोग, तो वहां पे दरादम खेल वाला एरिया आ गया। कबायली इलाकों में जिस तरह से मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, तो वहां पे फिर चीटिंग बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत बड़ा मसला है। फिर लैक ऑफ कंसेप्चुअल लर्निंग, जो कंसेप्चुअल लर्निंग है वो नहीं है, रट्टे पे ही जोर रखा जाता है, स्टूडेंट्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, सोशल प्रेशर होता है, नंबर लेने की दौड़ होती है, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बच्चे समझ नहीं पाते चीजों को, बस वो रट्टा लगा के नंबर लेने के चक्रों में होते हैं। तो इसके हवाले से अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कंसेप्ट बेस्ड असेसमेंट होनी चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए, डिजिटल टेस्टिंग सिस्टम हो ताकि कोई चीटिंग ना हो सके। टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, टीचर्स को ट्रेन किया जाए ताकि उनको पता चले कि वो पढ़ाए क्या, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है और किस तरीके से उनको पढ़ाना चाहिए और फिर किस तरीके से एग्जाम लिया जाना चाहिए। तो ये कुछ जो सजेशन हैं इम्प्रूवमेंट के हवाले से। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो बात कर लेते हैं हम लिटरेसी रेट के हवाले से कि पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो क्या है। तो लिटरेसी की डेफिनेशन ये है कि अलिटरेट पर्सन कैन रीड, राइट विद अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी बंदा कोई चीज देख सके, पढ़ सके और समझ सके, ठीक है ना, तो वो उसको हम लिटरेट कहते हैं, वांदा कहते हैं। और लिटरेसी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी लिटरेसी जो रेट है, शरखानगी है, उसको बढ़ा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं दीगर डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले में पाकिस्तान फेस कर रहा है लिटरेसी रेट के हवाले से। तो जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं लिटरेसी रेट को, वो सबसे बड़ा है जी पॉवर्टी, गुर्बत। गुर्बत की वजह से लोग अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं, स्कूलों में दाखिल नहीं करवाते, पढ़ाई नहीं करवाते, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है हमारी, और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी जो जितनी तेजी के साथ पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उतनी तेजी के साथ हम इदारे नहीं स्टैब्लिश कर रहे, तो उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही, और स्कूल्स इतने नहीं होते कि वो बच्चों को एजुकेशन फराहम कर सकें। यही रीजन है कि लैक ऑफ स्कूल हो जाता है जी। और फिर जेंडर इनइक्वालिटी है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चियों की तालीम को इतना ज्यादा वो नहीं तरजीह नहीं दी जाती, फोकस नहीं किया जाता। उन इलाकों में जो कम पढ़े लिखे हैं, जो फाफलंग एरिया, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर तो बच्चों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते, और मसाइल हैं हमारी बच्चों के हवाले से। रूरल बैकवर्डनेस, देहाती इलाकों की जो बैकवर्डनेस है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है लिटरेसी रेट के हवाले से, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट हमारा कम है। इसी तरह से मेजर प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की पाकिस्तान में, तो
اس میں लो बजट एलोकेशन है, यानी कि जो बहुत कम परसेंटेज हम जीडीपी का एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं। एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट की तरजीहात में शामिल नहीं है। अब हमारे यहाँ आप थोड़ा सा देखें, अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बजट को देखें और एजुकेशन का बजट देखें तो आपको अंदाजा होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी तरजीहात क्या हैं। और अल्लाह बेहतर करे, बस हम यही दुआ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान स्पेंड्स लिमिटेड परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, ये जीडीपी पर बहुत कम खर्चा कर रहा है पाकिस्तान। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे जो स्कूल है उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर पीने का साफ पानी नहीं है, फर्नीचर की कमी होती है, लेबोरेटरीज तो ना होने के बराबर है, लाइब्रेरीज क्या होती है ये लोगों को पता ही नहीं होता। बहरहाल ये प्रॉब्लम्स है। फिर इस तरह से टीचर्स की शॉर्टेज है जी, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वहां पर क्वालिफाइड टीचर्स की शॉर्टेज है। जेंडर इनक्वालिटी है कि गर्ल्स इन सम रूरल एरियाज फेस बैरियर्स टू एजुकेशन, कि बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहां पर बच्चों की तालीम पर एक किस्म की पाबंदी है, बेचते ही नहीं है। फिर हमारा जो करिकुलम है वो भी आउटडेटेड है, हम उनको उसको रिवाइज नहीं करते। होना ये चाहिए कि वक्तन फवक्तन रेगुलर बेसिस पर हम करिकुलम को अपडेट करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपडेट की बजाय वो हमारा आउटडेट होता जाता है करिकुलम। फिर हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। तो एजुकेशनल जो पॉलिसीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं गवर्नमेंट के चेंज होने के साथ, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं आती और जिसकी वजह से जो पॉलिसीज होती हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। फिर इसी तरह से अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ, एलीट जो क्लास है वो उसके लिए अलग से तालीमी इदारे हैं, जो गरीब का बच्चा है उसके लिए वही टाट वाले स्कूल हैं और मदरसे हैं उनके लिए। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि यकसा निज़ाम नहीं है। यकसा निसाब की तो बात हमने की थी एसएनसी की, लेकिन यकसा निज़ाम नहीं है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ एबटाबाद की। तो एबटाबाद में मुख्तलिफ तालीमी इदारे, एबटाबाद को स्कूलों का शहर कहा जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। मदारिस भी हैं बहुत सारे। तो आप तीन तरह के इदारे यहाँ पे हैं। अब इसमें अगर हम गवर्नमेंट के एलीट क्लास की बात करें तो वो उनके लिए एबटाबाद पब्लिक स्कूल है, उनके लिए बर्नल है, उनके लिए और इसी तरह के जो तगड़े इदारे हैं। और जो गरीब का बच्चा है उसके लिए वही गवर्नमेंट के इदारे हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज भी नहीं है, जहाँ पे पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं है। तो एक जो है डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें, या एक जो तफावत है वो बरकरार रहता है। और इस तरह से मदारिस में जो हालात हैं वो भी आप बेहतर जानते हैं, मैं इस पर ज्यादा वो बात नहीं करता, क्योंकि आप सबको इन तमाम चीजों के हवाले से मुझसे बेहतर भी आइडिया है चीजों का। तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है जी, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं गुर्बत की वजह से, चाइल्ड लेबर की वजह से, जल्दी शादियों की वजह से। हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ पर जल्दी शादियां होती हैं, जैसे कोहिस्तान का इलाका है, बडग्राम का इलाका है, अलाई में। तो यहाँ पर जल्दी शादियों का रिवाज है, तौरगर हो गया। तो वो बच्चे जब शादी हो जाती है तो फिर उन पर जिम्मेदारी पड़ जाती है, तो वो फिर स्कूल छोड़ देते हैं, एजुकेशन उनकी तालीम अधूरी रह जाती है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो फार फ्लंग एरिया जिन इलाकों का मैं नाम ले रहा हूँ वहां पर लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है, लोगों को बहुत दूर से चल के आना पड़ता है। मैं अपनी बात करता हूँ कि हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा चल के जाते थे स्कूल तक, और फिर वापसी पे भी 1 घंटा चल के आते थे, और पहाड़ी इलाका था हमारा। तो पहाड़ी इलाकों से हम चल के स्कूल तक जाते, फिर वहां से वापस आते। और अब वो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से 3-3, 4-4 घंटे बच्चों को चल के जाना पड़ता है। तो ये लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी बच्चे फिर अपनी तालीम अधूरी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता था कि लोग गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पर चले जाते थे, दूर चले जाते थे, तो वहां से स्कूल आते थे। स्कूल तक पहुंचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते थे एक साइड का। तो 2 से 3 घंटे बंदा एक साइड पे चल के जाए, 2 से 3 घंटे वापस, यानी कि 6 घंटे डेली आपने चलना है पैदल, और फिर आप स्कूल तक पहुंचेंगे। तो फिर उसमें यही होता है, कभी बारिश होती है, कभी और मसले आते हैं, कभी प्रॉब्लम्स कोई और आ गई, तो फिर वो करते करते जो है वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और एजुकेशन जो है वो हमारी रास्ते में रह जाती है। तो इस तरह की चीजें बहुत सारे इलाकों में फेस होती है। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो शुरू किया गया है जी, और इसका मकसद ये है कि इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज तमाम स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाए, एक जैसा कोर्स तमाम लोगों को पढ़ाया जाए। डिजिटल जो एजुकेशन है इस पर फोकस किया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस हो, एजुकेशनल एप्स तक रसाई हो बच्चों की,
स्मार्ट क्लासरूम्स हों, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएं। तो इससे ये होगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर होगा और एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज तालीम हासिल करने के जो मौके हैं वो तमाम बच्चों तक यकसां मिलेंगे। तो जब तक हम तमाम इलाकों को, तमाम बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करते, इन मसाइल पर काम नहीं करते, तो हमारा जो जो है एक आप कह सकते हैं पढ़ा लिखा पाकिस्तान, इसका जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बहरहाल आप ये चीजें देख लें, हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।